Hello friends, good morning all of you. I am देवी सिंह सर। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ वैदिक सभ्यता। इंडियन हिस्ट्री से वैदिक सभ्यता क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल से आपको आज बताएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हमारे इंडियन हिस्ट्री के नए नए टॉपिक और छोटे छोटे भागों में हम आप तक ले जा सकें और आप उनको ध्यान से देख सकें। देखिए फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता क्या थी, कैसे आई, कहाँ से इसका उदय हुआ, और इसमें अन्य प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इसमें आपको कराने वाला हूँ। तो वैदिक वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, वेश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, वेश का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप, दुर्गपति तथा सपस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। दिशा, पूर्व उत्तर वैदिक शब्द प्राची, राजा का नाम सम्राट। पश्चिम प्रतीची, राजा का नाम स्वराष्ट्र। उत्तर उदीची, राजा का नाम विराट। मध्य, राजा का नाम राजा। दक्षिण, राजा का नाम भोज। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीलों का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्गों में विभक्त था। ये वर्ग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या हमारे वैदिक काल में 18 है। वेदांग की संख्या 6 है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण
करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवि कहा जाता था। दर्शन चार्वाक प्रवर्तक थे इसके। योग के पतंजलि प्रवर्तक थे। सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के प्रवर्तक थे कनाद या उलूक। आर्यों के मनोरंजन के साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं दूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या ने मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वैकनाट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है तथा पवित्र मानी जाती थी। अच्छा, इसके बाद में हम ऋग्वेद कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम क्रुभ, आधुनिक नाम है नदी का कुर्रम, कुभा। कुभा नदी को अब काबुल कहा जाता है। वितस्ता नदी को अब झेलम कहा जाता है। आस्किनी नदी को अब चनाब कहा जाता है। पुरुषनी नदी को आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है। सतुद्री नदी को सतलज के नाम से जाना जाता है। विपाशा नदी को व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। सदानीरा को गंडक नदी कहते हैं। दृशदती को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। गोमती को आज गोमल नदी कहते हैं। सोवसतु को स्वात नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हो गए थे। ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करता था। वरुण देवता पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। धो को आकाश का देवता सबसे प्राचीन। सोम को वनस्पति देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्वनी को विपत्तियों को हरने वाले देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता, मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन में भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं,
जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सविर्त नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने की थी। तो ये आपकी वैदिक काल की पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है। इसके बाद हम चलते हैं महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 जनपदों को महाजनपद, राजधानी क्षेत्र सभी को मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ। अंग राजधानी थी चंपा। क्षेत्र आधुनिक स्थान जो आज इसे जाना जाता है भागलपुर, मुंगेर बिहार में है। मगध, मगध को राजगृह आज पटना गया बिहार में है। काशी को वाराणसी राजधानी जो है वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। वजिज वैशाली विदेह मिथिला मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र। कौशल श्रावस्ती फैजाबाद उत्तर प्रदेश। अवंती उज्जैन महिष्मती मालवा मध्य प्रदेश। मल्ल कुशावती देवरिया उत्तर प्रदेश। पांचाल अहिच्छत्र बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। चेंदी शक्तिवती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य विराटनगर, विराटनगर आधुनिक काल में जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। कंबोज हाटक राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश। सूरसेन राजधानी मथुरा, मथुरा आज उत्तर प्रदेश। अस्मक पोटली पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र भारत का एकमात्र जनपद। गांधार तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, ये आज इंडियन हिस्ट्री से हमारा पार्ट 3 था, जो हमने वैदिक काल की और जो यहाँ पर महाजनपदों का उदय हुआ था आधुनिक काल में किस नाम से जाना जाता है, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस को आप तक पहुँचाया। यदि वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे समय समय पर हमारे इंडियन हिस्ट्री के जो जानकारियां हैं वो आप तक समय समय पर पहुंचाई जा सकें। धन्यवाद।